नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तारा एजुकेशन हब में। दोस्तों, हमारा राजस्थान का इतिहास चला हुआ था, जिसके अंदर टॉपिक है अपने राजस्थान के इतिहास के स्रोत। उसके अंदर कुछ स्रोत तो पढ़ लिए थे और आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपना शिलालेख है आमेर का शिलालेख। ठीक है, तो देखिए, हेडिंग डाल दीजिएगा आमेर का शिलालेख। गुरुजी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग में स्थित है। ठीक है गुरुजी, इससे क्या जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है कछवा वंश के बारे में जानकारी। कछवा वंश की जानकारी मिलती है। कछवा वंश की जानकारी मिलती है क्योंकि आमेर के अंदर ज़्यादातर कछवा वंश का ही शासन रहा है। ठीक है, कछवा वंश ही आमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखो और क्या जानकारी मिलती है? तो और मिलती है पृथ्वीराज कछवा से लेकर मिर्जा राजा मानसिंह तक, मिर्जा राजा मानसिंह तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? तो और इस शिलालेख के अंदर आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक कहा गया है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? तो इस शिलालेख के अंदर जमुवागढ़, या आप ऐसे लिख सकते हो जमुआ रामगढ़ दुर्ग का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। और क्या जानकारी मिलती है? और मिलती है इसमें जहांगीर की प्रशंसा की गई है। प्रशंसा की गई है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? इसके अंदर एक शब्द मिलता है निजाम। तो आप ऐसे लिख सकते हो निजाम शब्द का उल्लेख मिलता है। अब आप कहोगे गुरुजी इसका मतलब क्या होता है? तो निजाम का मतलब होता है मुगलों का प्रभाव। मुगलों का प्रभाव। ठीक है, तो ये था अपना आमेर का शिलालेख। बस मोटी मोटी बातें यही थी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रणकपुर प्रशस्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति। देखो गुरुजी ये कहाँ पर है? तो ये है रणकपुर जैन मंदिर में। गुरुजी इस मंदिर को और क्या कहते हैं? तो इस मंदिर को और बोलते हैं चौमुखा मंदिर। चौमुखा जैन मंदिर बोलते हैं। गुरुजी ये कहाँ पर है? तो ये है सादड़ी के पास, और सादड़ी पड़ती है पाली जिले में। ऐसे लिख दो आप, सादड़ी पड़ती है पाली जिले में। ठीक है गुरुजी, इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है नागरी व संस्कृत। नागरिक व संस्कृत भाषा है। ठीक है, इससे क्या जानकारी मिलती है? तो इससे मिलती है गोहिल को कालभोज का पुत्र बताया गया है। पुत्र बताया गया है, ये जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? और इसमें कहा गया है, देखो ऐसे लिख दो, इसमें कालभोज और बप्पा रावण
दो अलग अलग व्यक्ति थे, ऐसा कहा गया इसमें, दो अलग अलग व्यक्ति थे। बप्पा रावल और काल भोज को इसमें अलग अलग व्यक्ति बताया गया, जबकि बहुत से शिलालेखों के अंदर इसको एक ही व्यक्ति बताया गया है। ठीक है, और देखो और क्या जानकारी मिलती है, तो और मिलती है इसमें महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है, तो और मिलती है मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है, मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है। गुरुजी इसका प्रशस्तिकार कौन था, देखो तो इसका प्रशस्तिकार था, इसका प्रशस्तिकार था देपाक, या इसको बोलते हैं देपा। गुरुजी इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था धरणक शाह ने, धरणक शाह ने। ठीक है, तो ये थी आपके रणकपुर प्रशस्ति। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, 10 ही पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो तीसरी है अपनी जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है गुरुजी, ये कहाँ पर स्थित है, तो देखो ये स्थित है चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसको आप बोल सकते हो समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर। इस मंदिर पर ये उल्लेखित है। ठीक है, इससे क्या जानकारी मिलती है, तो इससे जानकारी मिलती है इसकी खुद की जैन कीर्ति स्तंभ की ही जानकारी मिलती है, जैन कीर्ति स्तंभ की जानकारी मिलती है। ठीक है गुरुजी, ये किसको समर्पित है, तो ये समर्पित है आदिनाथ को। ठीक है गुरुजी, इसके कितने मंजिल है, तो ये आप ऐसे कह सकते हो 7 मंजिला है। ठीक है गुरुजी, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया जैन व्यापारी जीजाक ने करवाया था। कहीं कर नाम आपको जीजा भी मिलेगा, जीजा एक जैन व्यापारी था। ठीक है, देखो और ये कहाँ पर स्थित है अगर पूछे तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर है जो समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर ये स्थित है। और क्या बोलते हैं इस मंदिर को, तो इस मंदिर को भोज मंदिर भी बोलते हैं। अन्य पूछे तो इस मंदिर को भोज मंदिर भी कहते हैं। गुरुजी, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, देखो तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था परमार शासक भोज ने, परमार शासक भोज ने करवाया था। ठीक है, इसलिए इस मंदिर को भोज मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, और क्या नाम है इस मंदिर का, तो इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोलते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोलते हैं, भी कहते हैं। ठीक है गुरुजी, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या फिर आप ऐसे लिख दो इस मंदिर का निर्माण तो करवाया था परमार शासक भोज ने करवाया था, और इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था
महाराणा मोकल ने करवाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे देखो कि इस प्रशस्ति की भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा है संस्कृत। इसकी भाषा है संस्कृत। और अगर आपसे पूछे कि ये कितने श्लोकों पर अंकित है, श्लोक है, तो इसमें लगभग 75 श्लोक है। ठीक है, तो ये थी आपके जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चलो आगे, नेक्स्ट है अपना सिरवे का शिलालेख। सिरवा का शिलालेख। बिल्कुल आपको नोट्स फॉर्मेट के अंदर चल रहा हूँ, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। ठीक है, गुरुजी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है सिरवा गांव, उदयपुर के अंदर। ठीक है, गुरुजी इसकी लिपि कौन सी है, तो इसकी लिपि है नागरी लिपि। लिपि है नागरी लिपि। गुरुजी इससे क्या जानकारी मिलती है, तो इससे मिलती है बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है, बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है, तो और मिलते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है। मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है। ठीक है, और क्या उल्लेख मिलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लगा देना, आप सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो ये था आपके सिरवे का शिलालेख। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना नेमिनाथ प्रशस्ति या तेजपाल व वास्तुकार प्रशस्ति। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो नेमिनाथ प्रशस्ति। इसी प्रशस्ति को तेजपाल व वास्तुकार प्रशस्ति भी कहते हैं। वास्तुकार प्रशस्ति भी कहते हैं, ठीक है, गुरुजी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है दिलवाड़ा। इसको दिलवाड़ा भी बोलते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में, स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का एक समूह है, ध्यान रखना, लगभग 5 मंदिरों का समूह है। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, देखो ये कहाँ पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो ये पड़ता है सिरोही के अंदर। ठीक है, गुरुजी ये किसको समर्पित है, तो ये है लुवणसाई या लूणसई जैन मंदिर नेमिनाथ को समर्पित है। नेमिनाथ को समर्पित है, नेमिनाथ को समर्पित है। ठीक है, गुरुजी इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा है संस्कृत। तो भाषा हो जाएगी आपके संस्कृत। ठीक है, गुरुजी इसका वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार था सोमेश्वर। ठीक है, गुरुजी इसका प्रशस्तिकार कौन था, तो प्रशस्तिकार था चंडेश्वर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि इससे क्या जानकारी मिलती है, तो इससे जानकारी मिलती है अबू के शासक दारावश का उल्लेख मिलता है।
का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आबू के शासक धारावर्ष का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अपना नौलखा बावड़ी शिलालेख। तो हेडिंग डाल दो नौलखा बावड़ी शिलालेख, बावड़ी शिलालेख, नौलखा बावड़ी शिलालेख। बस इसकी दो बातें ध्यान रखनी है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप ऐसे लिख दो बावड़ी का निर्माण, बावड़ी का निर्माण। बावड़ी का निर्माण करवाया था आस्करण ने, आस्करण, और उसकी गरारी प्रेमल देवन ने या पेमल देवी ने। ठीक है, हाँ गुरुजी, इससे क्या जानकारी मिलती है? तो इससे मिलती है वागड़ के चौहान वंश की, चौहान वंश की जान, यहाँ पे ऐसे लिखो चौहान वंश की शब्दावली मिलती है, शब्दावली मिलती है, शब्दावली मिलती है। बस ये दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। तो अपने शिलालेख और प्रशस्तियां कंप्लीट है। नेक्स्ट है अपना सिक्के, ये का सिक्के। ठीक है, देखो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सिक्कों का अध्ययन, तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। देखो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। देखो सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारियां मिल सकती है? देखो एक बार, सिक्कों से हमें किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की, राज्य या रियासत की, रियासत की राजनीतिक, राजनीतिक हो गई, आर्थिक हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? और जानकारी मिलती है किसी भी साम्राज्य की सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप ऐसे लिख दो किसी भी साम्राज्य की सीमा की जानकारी, जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है? देखो अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो देखो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, सोने के सिक्के विम कैडफिसस नामक सिक्का चलाया था। किसने चलाया था? तो ये चलाया था कुषाण शासकों ने। तो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है वो कुषाण शासकों को जाता है। यही बात अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो देखो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? बप्पा रावल को, बप्पा रावल या इसको बोलते हैं काल भोज को जाता है। ठीक है, एक पुस्तक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना,
राजपुताना। ठीक है, देखो गुरुजी ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी कैब नामक व्यक्ति ने। गुरुजी कब लिखी थी? तो ये लिखी थी 1893 में। ठीक है गुरुजी, इस पुस्तक में क्या है? तो इस पुस्तक के अंदर राजपुताना के सिक्कों का अध्ययन किया गया है। सिक्कों का अध्ययन किया गया है। कभी पूछ भी ले तो ध्यान में रखना, सिक्कों का अध्ययन किया गया है। सिक्कों का अध्ययन किया गया है। देखो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं, देखो तो राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? तो आप कहोगे आहत मुद्राएं। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं। ठीक है, ये आहत मुद्राएं हैं, वो देख लो किस किस की बनी हुई होती है। तो एक होता है इसमें चांदी और तांबा दोनों का मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं आहत मुद्राएं। और अगर केवल चांदी के हैं, केवल चांदी से निर्मित है, उसको बोलते हैं आहत पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। ठीक है, आहत मुद्राएं हैं वो चांदी और तांबे से निर्मित होती है। केवल चांदी से निर्मित है तो उसको बोलते हैं आहत पंचमार्क। ठीक है, देखो गुरुजी ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिला है? तो ये मुद्राएं सर्वाधिक मिली है रेड के अंदर। रेड की एक सभ्यता भी है। ये रेड कहाँ पर है? टोंक के अंदर। ठीक है, इस रेड को टाटा नगर भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और कहाँ पर मिली है? और अगर आपसे पूछ ले कि ये रेड किस नदी के किनारे है, तो नदी एक ध्यान रखना, ये है डील नदी के किनारे। डील नदी के किनारे। और कहाँ से मिला है गुरुजी? तो और मिले हैं ये सांबर और नगरी, यहाँ से चांदी के मिले हैं, सिक्के मिले हैं। ठीक है, और कहाँ से मिले हैं? तो और मिले हैं बैराट से, बैराट जयपुर से मिले हैं। ठीक है, ये सिक्के आप कहोगे कि ये सिक्के कौन सी सदी के हैं? तो ये लिख सकते हो आप, ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। ईस्वी पूर्व के हैं। आप कहोगे गुरुजी इसमें कुछ नाम वाम मिलता है किसी शासक का? नहीं मिलता। देखो तो ऐसे लिख दो, इन सिक्कों पर किसी शासक का नाम अंकित नहीं है। नाम अंकित नहीं है, इस पर किसी शासक का नाम अंकित नहीं है। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर प्रतिहारकालीन सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो देखो राजस्थान में प्रतिहारकालीन सिक्के तो ये प्राप्त हुए हैं बीनमाल और प्राप्त हुए हैं ये सांबर से। ठीक है गुरुजी, इसका काल कौन सा रहा होगा? तो ये लगभग 9वीं सदी के हैं। ठीक है, देखोगे अजमेर के एक शासक हुए, आप ऐसे लिख दो, अजमेर के संस्थापक कौन थे?
अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो अजमेर के संस्थापक थे अजयराज। अजयराज ने ही 1113 के अंदर अजमेर के अंदर अजयमेरु दुर्ग बनाया था। ठीक है, इन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसके एक तरफ, जैसे यह सिक्का है, उसके एक तरफ तो लक्ष्मी का अंकन है, सिक्के के लक्ष्मी का अंकन है, और दूसरी तरफ अजय देव अंकित है। तो आप ऐसे लिख सकते, श्री अजय देव अंकित है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अजमेर का एक शासक हुआ सोमेश्वर। अजमेर के शासक सोमेश्वर के सिक्कों पर बैल की आकृति चित्रित है। बैल की आकृति चित्रित है। ठीक है, चलो। राजस्थान में सिक्के डालने की अगर आपको टकसाल पूछे तो देखो, राजस्थान में सिक्के डालने की सर्वप्रथम टकसाल तो वो स्थापित हुई थी आमेर के अंदर। ठीक है, और किसने करवाया था? आमेर के शासकों ने स्थापित करवाई थी। तो आप ऐसे लिख दो, आमेर के शासकों ने स्थापित की थी। आमेर के अंदर आमेर के शासकों ने स्थापित की थी। देखो, अगर आपसे कुछ सिक्कों के नाम है, जैसे अलग अलग रियासतों के अलग अलग सिक्के चलते थे, तो देखो अगर आपसे पूछ ले कि राजपूताना में गधे की आकृति वाले सिक्के, गधे की आकृति वाले सिक्के पूछें तो देखो, गधे की आकृति वाले सिक्कों को क्या कहते हैं ये पूछ ले तो ये है गधिया सिक्के। ठीक है, गधे की आकृति वाले सिक्कों को क्या कहते हैं? गधिया सिक्के कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखनी। अब देखो, कुछ रियासतें हैं और उस रियासत के अंदर किस नाम से सिक्के चलते थे? गधिया सिक्के है वो मारवाड़ रियासत में चलते थे। देखो कुछ रियासतें हैं और कुछ उस रियासतों में चलने वाले सिक्के हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अगर मैं लूँ मारवाड़ रियासत, तो मारवाड़ रियासत के अंदर सिक्के चलाने का श्रेय जाता है महाराजा गज सिंह को। ठीक है, और उन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था गधिया सिक्का। एक सिक्का था फदिया, गधिया और फदिया। ठीक है, और एक नाम था डब्बूसही सिक्का और एक था विजयशाही। ये सिक्के हैं वो मारवाड़ रियासत के अंदर चलते थे। अगर मैं आपसे पूछूं धौलपुर के अंदर, तो धौलपुर के अंदर सिक्के चलता था तमंचा शाही। धौलपुर के अंदर सिक्का चलता था तमंचा शाही। तमंचा शाही सिक्का चलता था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि जयपुर रियासत के अंदर कौन सा सिक्का चलता था, तो जयपुर रियासत के अंदर जाड़शाही सिक्का चलता था। जाड़शाही सिक्का या फिर इसको बोलते हैं पैसा, जाड़शाही पैसा चलता था। ठीक है, अगर आपसे पूछूं प्रतापगढ़ के अंदर, तो प्रतापगढ़ के अंदर सालिमशाही सिक्का चलता था। सालिमशाही सिक्का चलता था, सालिमशाही सिक्का चलता था। ठीक है, चलो। और अगर आपसे मैं पूछूं मेवाड़ के अंदर, तो मेवाड़ के अंदर चांदोड़ी सिक्का चलता था। चांदोड़ी सिक्का चलता था। अगर आपसे मैं पूछूं जैसलमेर के अंदर, तो जैसलमेर के अंदर सिक्के चलते थे। एक चलता था अक्खे शाही सिक्का और दूसरा सिक्का चलता था मोहम्मद अली, या फिर आप कह सकते हो मोहम्मद शाही सिक्का। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं झालावाड़ के अंदर, तो झालावाड़ के अंदर मदनशाही सिक्का चलता था। मदनशाही सिक्का चलता था। ठीक है, चलो। अगर आपसे मैं पूछूं कि भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर एक तो चलता था बिलाड़ी सिक्का, दूसरा चलता था एक डिंगला और तीसरा चलता था त्रिशूलिया। ये सिक्के हैं वो भीलवाड़ा रियासत के अंदर चलते थे। अगर मैं आपसे पूछूं शाहपुरा रियासत, तो शाहपुरा रियासत के अंदर चलते थे 11 सिक्का। 11 सिक्का, ये आप ऐसे लिख दो 11 संधिया, 11 संधिया सिक्का, 11 संधिया सिक्का चलता था। और अगर आपसे पूछूं कि बीकानेर रियासत में कौन सा सिक्का चलता था, तो बीकानेर में चलता था आलमशाही, आलमशाही सिक्का चलता था। आलमशाही सिक्का चलता था। ठीक है, तो ये थे कुछ सिक्के। अगर आपसे पूछ ले कि कलदार सिक्का कब प्रचलन में आया, एक सिक्का था कलदार सिक्का, तो नोट डाल के लिख लेना कलदार सिक्का, कलदार सिक्का। और कलदार सिक्का है वो ब्रिटिश काल के बाद चलना प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान रखना। ब्रिटिश काल के बाद प्रचलन में आया, प्रचलन में आया। तो ये थे राजस्थान के कुछ सिक्के। ठीक है, तो नोट्स के फॉर्मेट में ही मैंने आपको करवाया है, तो साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहना। तो आज के लिए इतना ही, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।